हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा एंड हम डिस्कस कर रहे हैं 14th एंड 15th ऑफ अगस्त के करंट अफेयर्स। मॉर्निंग 7 AM हमारा करंट अफेयर्स का क्लास नहीं हो पाया था, इसलिए अभी इस समय हम इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। रिमेनिंग सारी न्यूज़ को हम कल अगेन मॉर्निंग 7 AM पर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि डेली CA हमारा 7 AM पर ही आता है। ओके अगर आपको आज के क्लास के करंट अफेयर्स की PDF लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा एक छोटी सी अपडेट ये है, अगर अभी तक आप लोगों ने parchamclasses.in जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट नहीं किया है तो आप इसे विजिट कर सकते हैं। हमने आप लोगों के लिए एक नई बुक लॉन्च की थी जिसमें 5 साल के MCQ शामिल है, SSC, CHSL, CGL, CPO, JEE एंड MTS के। तो आप उस बुक को वहाँ से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज एंड ईयर वाइज वहाँ पे क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। ओके सो स्टार्ट करेंगे आज का सबसे इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि आज है 15th ऑफ अगस्त। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरे परचम की टीम की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी की ये हमारी 77th नंबर का सेलिब्रेशन चल रहा है और हमारी आज़ादी के 76 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस साल हम 77th नंबर का इंडिपेंडेंस डे बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, जाके फ्लैग होस्टिंग देखी होगी और ऑब्वियसली बात है लड्डू लेकर आए होंगे, राइट। ये जो पूरा इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है, रेड फोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच भी दी है, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो 77th नंबर का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है, इसकी थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। खास बात क्या थी आज के इवेंट की? तो आज के इवेंट की खास बात ये थी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा एज अ चीफ गेस्ट बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, जो कोई हाई पोजीशन पे होते हैं, उनका कोई बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है, या किसी कंपनी के मालिक हैं, या किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, इस तरीके के चीफ गेस्ट होते हैं। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे में जो चीफ गेस्ट थे या स्पेशल जो इन्विटीज़ थे, हम बोलेंगे जो स्पेशल इन्वाइट जिनको भेजा गया था, वो नॉर्मल लोग थे, हमारे किसान भाई बंधु, नर्स, डॉक्टर, टीचर्स थे। तो ये इस बार खास रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 510 मतलब 510 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 22 स्टेट्स और यूटी से बिलोंग करते थे, उनको एज अ स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया था। इसके अलावा आप लोग ने एक स्कीम सुनी होगी, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के बारे में सुना होगा, PM किसान स्कीम के बारे में सुना होगा। तो PM किसान स्कीम के जो बेनिफिशरीज हैं, जिनको फ़ायदा हुआ है, उन बेनिफिशरीज को इनवाइट किया गया था। इसके अलावा जो सरपंच है वाइब्रेंट विलेजेस के, नर्सेज हैं, टीचर्स, फार्मर एंड फिशरमैन को यहाँ पर स्पेशल इनवाइट किया गया था हमारे इंडिपेंडेंस डे में। तो लगभग 1800 लोगों का ग्रुप था जिनको इनविटेशन भेजा गया था, जो ऑल ओवर द कंट्री से, अलग अलग जगहों से, प्लेसेस से आए हुए थे। और गवर्नमेंट का जो विजन है ना, जन भागीदारी, उसको प्रमोट करने के लिए इन 1800 पीपल्स को बुलाया गया था दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट दिल्ली में। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले तो फ्लैग होस्टिंग किया, उसके बाद अब देश को एड्रेस किया, अपनी स्पीच को दिया। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का 10th कॉन्जिक्यूटिव टाइम एड्रेसिंग था, मतलब इन्होंने 10वीं बार भाषण दिया है दिल्ली के लाल किले से। ओके तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। आज़ादी तो हमको मिल गई, लेकिन आज़ादी से जस्ट एक दिन पहले क्या हुआ था, मतलब 14 अगस्त को क्या हुआ था? तो 14th ऑफ अगस्त को हुआ था पार्टीशन। दो अलग अलग कंट्रीज बन गई थी, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। इसलिए 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि हम 14th ऑफ अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे मनाएंगे, क्योंकि ये अभी तक का सबसे बड़ा माइग्रेशन रहा है। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ तो काफ़ी सारे जो हिंदू थे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, और इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो काफ़ी सारे पाकिस्तान चले गए। एक दूसरे के रिलेटिव्स जो थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए। तो काफ़ी बड़ा माइग्रेशन यहाँ पर हुआ था, तो काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई थी। इसलिए 14th ऑफ अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे या फिर विभाजन विभि शिक्षा
स्मृति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, याद किया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को लॉस्ट कर दिया ड्यू टू द पार्टीशन। इस बात का अनाउंसमेंट 2021 में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था। द पार्टीशन कॉज्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसमें 20 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए थे। तो ये खास बात थी। दोनों इंपॉर्टेंट डे के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ अवार्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे और फिर स्टेट न्यूज़ और दूसरी न्यूज़ को देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन होगा विच इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, मुझे पता है आज हिस्ट्री का वीडियो आता है। हिस्ट्री का वीडियो ऑब्वियस सी बात है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हिस्ट्री का वीडियो हम कल या फिर नेक्स्ट डे 4 बजे अपलोड कर सकते हैं। पर करंट अफेयर्स इकट्ठा अपलोड करना नॉट पॉसिबल। मैं तो अपलोड कर दूंगी, 1 घंटे का वीडियो बना दूंगी, 2 घंटे का वीडियो बना दूंगी, लेकिन आप उन चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे अगर ज़्यादा बड़ा सीए का वीडियो हो जाता है। तो 3 दिन का सीए हो जाता हमारे पास, 14, 15 एंड 16। अगर मैं कल सुबह 7 बजे लेती तो 1 घंटे के ऊपर का क्लास होता। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स में इस पूरे करंट अफेयर्स को डिवाइड किया। आज हम 14 और 15 का डिस्कस कर लेंगे और कल मॉर्निंग में हम 16 का करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। हिस्ट्री का वीडियो कंटिन्यू रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री की आई थिंक 4 क्लासेस बची हुई हैं, उसके बाद मिडिवल और फिर एंशिएंट हिस्ट्री को हम टू द पॉइंट टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे। बाकी तब तक आप पुराने सारे लेक्चर्स को अगर नहीं देखा है तो उनको देखिए, एंजॉय कीजिए और बहुत जल्दी न्यू वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे, यूनियन होम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया है कंवरदीप जी को। ये है चंडीगढ़ की एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कंवरदीप कौर इनका नाम है। इन्हें यूनियन होम मिनिस्टर ने मेडल दिया है। क्यों? एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक्चुअली बहुत फेमस केस हुआ था चंडीगढ़ में। तो आपका वहाँ पे एक माइनर थी, माइनर का रेप किया गया था। तो उन्होंने 11th मंथ में ही पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और जो वो कल्प्रिट था, जो क्रिमिनल था, उसको फांसी की सज़ा दिलवाई थी। She was given the award for her outstanding investigation work in the minor rape case, which result in the accused being sentenced to the death within 11 months of the committing the crime. ठीक है, शी वर्क द केस व्हेन शी वाज द एसएसपी ऑफ कपूरथला डिस्ट्रिक्ट, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है कंवरदीप कौर को। अब यहाँ पे बात हो रही है इस यूनियन होम मिनिस्टर के मेडल के बारे में। तो आइए हम थोड़ा सा आपको डिस्कशन देते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर द एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, ये जो मेडल है ये दिया गया है 140 पुलिस पर्सनल्स को। 140 हमारे जो देश के अलग अलग सेनाओं में भर्ती लोग हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, उन लोगों को यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा ये मेडल दिया है फॉर एक्सीलेंस इन्वेस्टिगेटिंग पर्टिकुलर केस। इस मेडल की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसका मकसद यही है इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को और भी ज़्यादा फास्ट करना और प्रॉपर तरीके से, मतलब हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ इन्वेस्टिगेशन करना और जो भी गुनहगार है, क्रिमिनल है, उसको सज़ा दिलवाना। ठीक है, इट इज़ अनाउंस ऑन द 12th of August एवरी ईयर। इसमें 15 जो मेडल है वो सीबीआई की टीम को दिए गए हैं, 12 जो है वो एनआईए, 10 उत्तर प्रदेश की पुलिस को, 9 केरला और राजस्थान की पुलिस को, 9 ठीक है। 8 जो मेडल दिए वो तमिलनाडु पुलिस को, 7 मेडल जो है वो मध्य प्रदेश की पुलिस को दिया है, 6 मेडल गुजरात को दिए हैं। इस तरीके से मेडल्स दिए गए हैं। तो 140 पुलिस कर्मचारी को यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेडल दिए गए हैं। इनका नाम काफ़ी चर्चा में था, इसलिए पर्टिकुलर इनका नाम हमने डिस्कस कर लिया, कंवरदीप कौर। नेक्स्ट बात करेंगे हम 69th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस फाइनली कंक्लूड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथी दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये इसका मैस्कट है। 69th नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, बेसिकली नेहरू जी के नाम पे, जो हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पे ही इस बोट रेस का नाम रखा गया है। और हर साल ये बोट रेस जो है वो केरला में आयोजित की जाती है। काफ़ी सारी अलग अलग टीम्स जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 69वां संस्करण हाल ही में कंक्लूड हुआ है केरला की पुन्नामदा लेक में। पुन्नामदा लेक में हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंक्लूड हुई है, अलपुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इसमें 72 बोट्स, जिनमें कई स्नेक बोट भी शामिल थी, उन सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है।
हर साल ये इवेंट सेकेंड सैटरडे ऑफ अगस्त में होता है। इस पूरे इवेंट को इनॉग्रेट किया था केरला के सीएम पिनराई विजयन ने और ये 69th नंबर का एडिशन था। 69th एडिशन को जीतने वाला जो क्लब है, बोट क्लब, उसका नाम है पल्ला थुरुथु बोट क्लब। इसने ट्रॉफी को लिफ्ट किया है और ये इसका 4th नंबर का ट्रॉफी है। इसके पहले 2018, 19 और 22 में भी इन्होंने ट्रॉफी को जीता था। 2020-21 में ये रेसिंग नहीं हुई थी, बोट रेस नहीं हुई थी कोविड के रीज़न से। डन। तो आपको क्या क्या याद रखना है, कहाँ पर या किस लेक में ये इवेंट होता है, कौन सा एडिशन था और किसने ये जीता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम बात कर रहे हैं एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी के बीच में। ये एक हॉकी टूर्नामेंट था और फाइनल जो मैच हुआ था वो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था और इंडिया इस फाइनल मैच को जीत गई है और ये इंडिया की, आप देखेंगे, 4th नंबर का विक्ट्री है। इंडिया चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी को जीती है। ठीक है, सो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी को लिफ्ट किया है, हमने जीत लिया और हमने फाइनल में डिफीट किया है मलेशिया की टीम को। इंडिया की ये 4th नंबर की विन है, चौथी बार इंडिया इसे जीता है और ये जो फाइनल मैच खेला गया था वो मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम, चेन्नई, तमिलनाडु में खेला गया था। इस चौथे नंबर की ट्रॉफी टाइटल के साथ इंडिया जो है वो फर्स्ट स्पॉट में आ गया है इन द हिस्ट्री ऑफ टूर्नामेंट। मतलब अभी तक सबसे अधिक बार किसी कंट्री ने इस एशियन हॉकी चैंपियनशिप को जीता है तो वो इंडिया है। कितनी बार? 4 बार। सेकंड स्पॉट पर है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस ट्रॉफी को लिफ्ट किया है 3 टाइम्स। तो मैच किसके बीच में हुआ था? इंडिया के बीच में और मलेशिया के बीच में। तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आया है, सेकंड नंबर पे आया है मलेशिया, 3rd नंबर पे आया है जापान। जापान ने डिफीट किया था साउथ कोरिया को। ठीक है, अब तमिलनाडु में ये इवेंट हुआ था तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, उन्होंने जो चैंपियन ट्रॉफी है, इसकी जो टीम थी उसको 1.1 CR विनिंग अमाउंट देने की घोषणा की है। मतलब अनाउंस किया है कि इनको कैश प्राइज दिया जाएगा 1.1 करोड़ रुपए का। ओके, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंक्स MOA विथ 3 सेंट्रल गवर्नमेंट PSU। अब यहाँ पे क्या कहानी है देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कई सारी नदियाँ बहती हैं और नदियों पे क्या होते हैं? हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में क्या किया जाता है? एक डैम बनाया जाता है, डैम के पास रिजर्वायर बनाया जाता है, उसमें पानी को स्टोर किया जाता है, उस पानी को फिर गिराया जाता है टरबाइन पे और फिर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स काम करते हैं। मतलब एक तरीके से हमने पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम बेसिकली किया है। तो अरुणाचल प्रदेश के जो 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें से 3 प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU के साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट को साइन किया है ईटानगर में। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जो अलॉटेड 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें से जो 3 हैं उनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट PSU के साथ MOU साइन किया गया है। ये कौन कौन से? द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय 12 प्रोजेक्ट के लिए 12 प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे, उनमें से 3 जो है वो PSU के साथ एग्रीमेंट हुआ है और ये कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। पहला NHPC लिमिटेड मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, सेकेंड है SJVN मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड और फिर तीसरा है नीपको मतलब नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये टोटल जो 12 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं उनकी जो कंबाइंड कैपेसिटी होगी, कितना इलेक्ट्रिसिटी ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, तो कंबाइंड कैपेसिटी होगी 11,517 मेगावाट। ये इसकी कंबाइंड कैपेसिटी होगी। ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन पावर मिनिस्टर, कौन है? RK सिंह, यूनियन पावर मिनिस्टर RK सिंह। चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो प्रेमा खांडू एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौबना मेन। इनके साथ ये MOA साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसका मकसद था जब इसको लॉन्च किया गया था कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं जिनके पास पक्का घर नहीं है, पक्का हाउस नहीं है, तो कच्चे हाउस को पक्के हाउस में कन्वर्ट करेंगे और हम उनके लिए फंडिंग करेंगे, फाइनेंशियल बेसिकली इंक्लूजन दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण
इस योजना को शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2016 में, और इसकी जो मिनिस्ट्री है या नोडल एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इतनी चीजें। हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब यहाँ पे एक है ग्रामीण और एक है अर्बन, मतलब एक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और एक शहरी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में भी कई सारे ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर जो स्टॉल वगैरह लगाते हैं, ड्वेलर्स होते हैं, उनका भी अपना खुद का प्रॉपर घर नहीं होता कई बार। तो ऐसे जो मजदूर हैं, ऐसे जो पर्सन है जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की शुरुआत की गई थी, और ये योजना शुरू की गई थी 25 जून 2015 में। इसका मकसद यही था कि हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरिया बाय द ईयर 2022, और इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स थी। तो याद समझ में आया इतना कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 की स्कीम है और उसके लिए नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 की स्कीम है और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों स्कीम्स के बारे में मैंने सेपरेट अलग अलग बता दिया। अब हम न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, श्रीनगर की, जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस भी लॉन्च हुआ था, मैंने आपको बताया था एलओसी के पास, राइट। हम उसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुपवाड़ा को बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, और ये अवार्ड इन्हें मनोज सिन्हा ने दिया है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर यूटी के। ठीक है, तो कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा श्रीनगर के पास। ओके, वहाँ पे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड मिला है श्रीनगर में, क्योंकि इनके पास जो टारगेट था कि 2022-23 तक आपको जो घर बनाने हैं। तो कुपवाड़ा हैज रिसीव्ड द अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ 4723। इन्होंने 4723 घरों का निर्माण किया है अंडर दिस योजना, जबकि आउट ऑफ द टारगेट 4902। क्लियर है? तो ये अवार्ड आपको याद रखना है। चलिए, अब आप लोग जब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों ने भक्ति मूवमेंट के बारे में सुना होगा, और जब भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम रविदास, संत रविदास, संत कबीरदास, इन लोगों के बारे में डेफिनेटली डिस्कस करते हैं ना। तो ये जो स्टैच्यू आपका दिखाई दे रहा है ये संत रविदास जी का स्टैच्यू है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है संत रविदास जी का जो म्यूजियम है, इनका जो मंदिर है, उसको तैयार करने के लिए। कहाँ पर? एमपी में, क्योंकि अभी विजिट पे गए हुए थे ये एमपी में भी कहाँ पे? सागर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, तो नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ संत रविदास टेम्पल इन मध्य प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, टेम्पल कम मेमोरियल बनाया जाएगा संत रविदास जी का। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है और ये लगभग 4000 करोड़ रुपीस की लागत के साथ, इतनी कॉस्ट के साथ मध्य प्रदेश में तैयार किया जाएगा। ये जो मेमोरियल बनाया जाएगा ये डिनोट करता है समरसता को मतलब यहाँ पे लगभग 20,000 से ज़्यादा विलेजेस और 300 से ज़्यादा रिवर्स का पानी एंड सॉइल को कलेक्ट करके हुए ये पूरा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, इस म्यूजियम को तैयार किया जाएगा। इसलिए इसका नाम है समरसता, मतलब बंधुत्व की भावना, सभी लोग मिलके रहें, प्यार से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, वो वाली डेफिनेशन बेसिकली ये दिखाता है। इसलिए 20,000 गांव और 300 नदियों के पानी को कलेक्ट करके, मिट्टी को कलेक्ट करके इस मेमोरियल को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो फैमिलीज हैं, गांव की जो फैमिलीज हैं, उन सभी लोगों ने ग्रेन भी सेंड किया है, मतलब अनाज को भेजा है समरस भोज के लिए। भोज मतलब एक तरीके से आप भंडारा समझ लीजिए कि सभी लोगों के लिए खाना बनाया जाएगा, वहां पे आके आप खाना खा सकते हैं। ठीक है, एंड 5 यात्रा ऑल्सो कंक्लूडेड हेयर एट सागर। ये जो टेम्पल तैयार किया जाएगा ये नागर स्टाइल में किया जाएगा। आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री में अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग स्टाइल है मंदिरों के निर्माण करने की। नागर है, द्रविड़ स्टाइल है, बेसर शैली है, कलिंग शैली है, ऐसे कई सारी स्टाइल्स आपको देखने को मिलती हैं। जनरली साउथ इंडिया में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो आपको द्रविड़ शैली में मिलते हैं। यहाँ पे नागर स्टाइल में, बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, तो नागर शैली में, नागर स्टाइल में इस मंदिर को तैयार किया जाएगा लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में। और म्यूजियम भी यहाँ पे तैयार किया जाएगा जो कि रविदास जी का जो वर्क है, उनकी जो पर्सनालिटी है, बेसिकली वो सारी चीज़ों को यहाँ पे शो किया जाएगा। यहाँ पे 4 गैलरीज होंगी, एक लाइब्रेरी भी होगी, भक्त निवास भी होगा और कई सारी फैसिलिटीज़ भी इसमें होंगी। संत रविदास जी एक पोइट थे, इनका एसोसिएशन भक्ति मूवमेंट से रहा है 14-15 सेंचुरी में। ओके,
नेक्स्ट बात करेंगे तेलंगाना से। तो तेलंगाना लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज। अब व्हाट इज द एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और क्या है ये पूरी पिक्चर, हम उसको देखेंगे। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इट इज डेवलप्ड एज अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये तैयार किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। अब इसमें क्या है देखिएगा, हर एक जब कोई स्टार्टअप ओपन होता है, मान लेते कोई स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में रिसर्च हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो एक डेटा की ज़रूरत होती है ना कि हमारी सॉइल कैसी है, कल्टीवेशन कितना है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, या किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कंपनी लगाओगे ना। ऐसा तो है नहीं है कि हम पहुंच गए एमपी में और एमपी में हम कॉफ़ी का प्रोडक्शन की बात करने लगे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एमपी का क्लाइमेट है नहीं। एमपी में आपको सोयाबीन की बात करनी होगी, पल्सेस की बात करनी होगी, वीट की बात करनी होगी। तो हर एक एरिया का अपना एक क्लाइमेट है, हर एक का अपना सॉइल है, और हर एक स्टेट में अपने हिसाब से जो है वो प्रोडक्शन किया जाता है। तो किसी को किसी एरिया में रिसर्च करनी है, आर&डी करनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, स्टार्टअप खोलना है, तो एक डेटा की ज़रूरत होती है। तो वो डेटा ये पोर्टल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये जो दोनों पोर्टल है, मतलब एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, provide the right platform to ensure fair and the efficient uses of agriculture data by the industry and startup and provide a big boost to the data economy, especially in the agriculture sector। ये इसका मकसद है। इसका अलावा इनका ये भी मकसद है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में हमें नया इनोवेशन लाना है, नई टेक्नोलॉजी लाना है, जिससे जो फार्मर्स हैं उनको उनके लिवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, फिलहाल ये फर्स्ट फेज में शुरू हुआ है। इस प्लेटफॉर्म को अभी डिप्लॉय किया जाएगा खम्माम डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद इसको ऑल ओवर द स्टेट तेलंगाना में ओवर अ पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है उड़ीसा गवर्नमेंट, क्या कर रही है ये। तो इनका भी मकसद है भाई, जितने भी ग्राम पंचायत हैं उड़ीसा स्टेट में, सारे ग्राम पंचायत में बैंक की फैसिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी तो लोग रह रहे हैं, उनको भी लोन की ज़रूरत है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की ज़रूरत है। इसलिए हर एक ग्राम पंचायत में क्या होना चाहिए, एक बैंकिंग आउटलेट होना चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक कदम उठाया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। So Odisha launched a scheme to improve banking penetration in 4,373 पंचायत। तो उड़ीसा कैबिनेट, जिसको चेयर कर रहे थे खुद चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उन्होंने अप्रूव किया है कि ओपन बैंकिंग आउटलेट तैयार किए जाएंगे 4,375 ग्राम पंचायत में, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट भी अलॉट किया गया है। इसके लिए ये जो आउटलेट ओपन किए जाएंगे, इसके लिए 6 पब्लिक सेक्टर बैंक से भी मदद ली गई है। ये पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ इंडिया। इनके आउटलेट ग्राम पंचायत लेवल पे बनाए जाएंगे जहाँ पे बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, हमारी कंट्री का सबसे बड़ा आईटी हब, एक बिजनेस पार्क तैयार होने जा रहा है, कहाँ पे, लखनऊ में। सो लखनऊ टू हैव कंट्रीज लार्जेस्ट आईटी हब। आइए हम इस पर डिस्कशन करेंगे। सो यूपी गवर्नमेंट तैयार कर रही है कंट्री का लार्जेस्ट आईटी हब, कहाँ पर, लखनऊ में। ये आईटी हब जो होगा, जो तैयार किया जा रहा है, ये आपका कानपुर रोड पर सिचुएटेड होगा, लगभग 40 एकड़ की ज़मीन पे, 40 एकड़ ऑफ लैंड में ये आईटी हब फैला होगा। ये जो पूरा आईटी हब होगा ना, इसमें 3 पार्ट्स होंगे। एक आईटी पार्क बनाया जाएगा। आईटी पार्क समझते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें अलग अलग आईटी कंपनीज के ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, आईटी पार्क बनाया जाएगा, एक बिजनेस पार्क बनाया जाएगा और एक इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर को बनाया जाएगा, जिसमें आईटी पार्क अकेला बनाया जाएगा 11.47 एकड़ ज़मीन पे, बिजनेस पार्क 7.4 एकड़ ज़मीन पे बनाया जाएगा और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर को 6.9 एकड़ ज़मीन पे बनाया जाएगा। प्रॉपर रोड के साथ कनेक्टिविटी होगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी और एनवायरनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ये हमारी कंट्री का लार्जेस्ट आईटी हब बन जाएगा, इसका जब कंस्ट्रक्शन पूरा होगा, कहाँ पे, लखनऊ में। नेक्स्ट बात करेंगे मेक माई ट्रिप। जब हम कहीं पे जाते हैं घूमने के लिए, तो हम देखते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम औरंगाबाद जा रहे हैं,
अब औरंगाबाद में क्या क्या घूमने के लिए, तो किससे पूछोगे, अपन गूगल में डालते हैं। मेक माई ट्रिप से हम ऑफर्स देखते हैं होटल बुक करने के, वहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस क्या है कि अजंता की केव्स हैं, एलोरा की केव्स हैं, घृष्णेश्वर टेम्पल है, एट्सेट्रा, तो हमको सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो ये तो हो गए नोन प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट जाते रहते हैं क्योंकि बहुत फेमस है, यूनेस्को की साइट है तो ऑब्वियसली बात है फेमस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अननोन प्लेसेस हमारी कंट्री पे जिनके बारे में लोग जानते नहीं है लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ऐसे एरियाज में भी टूरिस्ट आना चाहिए। तो टूरिज्म को हमें प्रमोट करना है, इसलिए यहाँ पे मेक माई ट्रिप और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक MOU साइन कर लिया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और 600 प्लस जो हिडन जेम्स हैं ऑफ इंडिया के, उनको एक्सप्लोर करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। तो मेक माई ट्रिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जॉइंटली लॉन्च द ट्रेवलर्स मैप। तो ट्रेवलर्स मैप इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें क्या है बेसिकली 600 प्लस जो डेस्टिनेशन है जो कि पॉपुलर स्पॉट नहीं है हमारी कंट्री के, उनको भी इसमें शो किया जाएगा, जिससे यहाँ पर भी टूरिज्म फैसिलिटी इंक्रीज होगी, लोगों को, वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट में आसानी होगी। और एज अ पार्ट ऑफ देखो अपना देश प्रोग्राम के अंतर्गत ये ट्रैवलर मैप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नाफिस, मतलब नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। इसे गोल्ड अवार्ड मिला है फॉर फुल प्रूफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक कंप्लेंट। तो यहाँ पे जो नाफिस सिस्टम है इसके बारे में पहले बात करती हूँ, बाद में हम करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। तो नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, बेसिकली हमारी कंट्री में जो क्रिमिनल्स हैं या जो लोग जेल में बंद हैं, तो उन जेल में बंद हुए जो कैदी हैं उनका रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट की मदद से तैयार किया जाता है। एक क्विक डेटाबेस और एक इजी डेटाबेस तैयार करता है नाफिस, और इसमें एक 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर जनरेट होता है हर एक पर्सन जिसने क्राइम किया है और जो जेल में है। तो इस डेटाबेस का यूज़ फिर जैसे कि कई बार कैदियों को, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनको एक पुलिस स्टेशन से, एक जेल से दूसरे जेल वगैरह में भी शिफ्ट किया जाता है, या फिर किसी ने कोई क्राइम किया था, उसकी सज़ा पूरी हो गई, उसको डिस्चार्ज कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन उसने वापस से क्राइम कर दिया है, तो उसका भी क्या डेटाबेस रहा है। तो सारा डेटाबेस एक क्विक और ईजी एक्सेस किया जा सकता है इससे, स्टेट लेवल पे, यूनियन टेरिटरी और कोई भी प्राइवेट एजेंसीज वगैरह भी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इनिशिएटिव था बेसिकली, जिसके द्वारा ये डेटाबेस तैयार किया गया है। तो इसे गोल्ड मेडल दिया गया है अंडर द एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 1 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द पब्लिक कंप्लेंट के द्वारा, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है बेसिकली। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, हर एक रेलवे स्टेशन पे अब अवेलेबल होने जा रहे हैं। तो रेलवे मिनिस्ट्री ने सेटअप कर रही है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र एट रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री। हमारे भारत के जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को सेटअप किया जाएगा अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसको लॉन्च किया गया था 2008 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड द फर्टिलाइजर। इसका मकसद ये है कि जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, पर उनके भी राइट्स है कि उनको भी जेनेरिक मेडिसिन मिले, अच्छी मेडिसिन, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी कम से कम दामों पे, अफोर्डेबल प्राइस पे कराया जाए। तो ऑब्जेक्टिव यही है टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल, ठीक है। इसलिए इन केंद्रों को बनाया जा रहा है। तो रेलवे स्टेशन पे भी जेनेरिक मेडिसिन जो है वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल होंगी, ये यहाँ पे पूरा बेसिकली न्यूज़ में कहा गया है। नेक्स्ट और फाइनल न्यूज़, फाइनली यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है जी और सोनी के मर्जर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूव कर दिया है $10 बिलियन मेगा मर्जर बिटवीन द जी एंड द सोनी। तो सोनी नेटवर्क और जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस के बीच में मर्जर की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड चल रहे थे, कई सारे लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे, कई सारे लेंडर्स ने यहाँ पे ऑब्जेक्शंस उठाए थे। तो उन ऑब्जेक्शंस के लिए बेसिकली एक टीम बनाई गई थी, एक बेंच बनाई गई थी, और उस बेंच को लीड कर रहे थे जस्टिस HB सुब्बा राव, और फिर उन्होंने अपना डिसीजन दिया और फाइनली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अप्रूवल दे दिया है इन दोनों एंटरटेनमेंट कंपनीज के मर्जर का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू क्रिएट अ $10 बिलियन इंडियन मीडिया जाइंट, ठीक है। 30 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो कंपनी शुरू कर देगी, उसके बाद इसे डिलिस्ट किया जाएगा और फिर नई मर्जर के साथ नए शेयर्स को लिस्टेड किया जाएगा मार्केट में, शेयर मार्केट में, ओके है।
अंत में बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं जिनका नाम है साकिब अल हसन। इन्हें एशिया कप 2023 और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाया गया है, कप्तान बनाया गया है बांग्लादेश की टीम के, साकिब अल हसन। नेक्स्ट है एक अमेरिकन गोल्फर है जिनका नाम है लिलिया वू। इन्होंने ब्रिटिश ओपन टाइटल अपने नाम कर लिया है। ब्रिटिश ओपन टाइटल विमेंस कैटेगरी में किसने जीता है? अमेरिकन गोल्फर लिलिया वू ने जीता है। नेक्स्ट है अभी जो इंडिपेंडेंस डे है हमारा, तो 954 पुलिस मेडल अवार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं 15 अगस्त पे, इंडिपेंडेंस डे पे। क्लियर। अंत में बात करते हैं कुछ एमसीक्यू पे। पहला क्वेश्चन है सह सूचना एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा गुजरात गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूपीआई लाइट, यहाँ पे जो ऑफलाइन पेमेंट है उसको कितना बढ़ा दिया गया है? तो 500 रुपीज़ कर दिया है, पहले 200 रुपीज़ था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ वॉन द 4th एशियन चैंपियन ट्रॉफी, और ये फाइनल मैच जो है वो मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ था। किस टीम को डिफीट किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मलेशिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कौन सा एडिशन नेहरू ट्रॉफी का रिसेंटली कंक्लूड हुआ है? अल्पुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में। तो आंसर हो जाएगा ये 69 69वें नंबर का एडिशन था, 69वें नंबर का, ऑप्शन डी। इंटरनेशनल यूथ डे हमने 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सेंटर ने अप्रूव किया है एक नया स्पेस पोर्ट तैयार करने के लिए जिसे डेवलप करेगा इसरो, और जहां से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स को लॉन्च किया जाएगा। किस स्टेट में? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। विकास सिन्हा, पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था। इनका रिसेंटली निधन हो गया है, डेथ हो गई है। आपको बताना ये किस फील्ड से थे? एक राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, फिजिशियस थे, या फिर सोशल वर्कर थे? जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम करेंगे कल के सेशन में। तो मिलते हैं मॉर्निंग 7 AM। टेक केयर एंड बाय बाय।